Now where is Ravita? Okay, let's start with the class as the time is only 2-3 minutes are left. Start कर देते हैं, okay? लेकिन somebody was saying that somebody has some issue related to this time. I will discuss it later on. अभी हम class start कर देते हैं. Last line बताइएगा, मैंने कहाँ तक आपको करा दिया था in the last class. हाँ, please let me know. Public campaign. Okay. नवजीवन तक करा दिया था, ठीक है. ये नहीं कराया ना इन द ईयर 1999. लिखिए, इसके आगे लिखना स्टार्ट कीजिए. लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट वन लाइन. आगे मैं इसको कंटिन्यू में डाल रही हूँ. आगे लिखिए. इन द ईयर 1999 बुक करानी है मैम आज. हाँ, बुक तो करा ही रहे हैं. दैट इज द ओनली बुक. अभी महात्मा गांधी के कुछ की पॉइंट्स लिखा रहे हैं, फिर उसके 5 पार्ट्स करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है. यस, आई नो दैट. हाँ, उसी को आगे कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं. 99 ये नहीं कराया ना आपको, सिर्फ पब्लिक कैंपेन तक कराया था, तो उसके आगे का ये है. इन द ईयर 1999 दिस बुक वाज डेजिग्नेटेड as one of the 100 best spiritual books ठीक है, of 20th century बुक के मैम जी बुक के बाद बता दीजिए. अच्छा, लाइट लग रही है. ओके वेट. अब देखिए, अब सही है. अब मेरे को बताइए, अब तो आई थिंक द बोर्ड इज क्लियर राइट नाउ. विजिबिलिटी क्लियर है? चेक कर लीजिए एक बार. ओके फाइन, ठीक है. अब आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको क्लियर होता रहेगा, ठीक है. चलिए, बुक के बाद लिखा हुआ है was designated, ठीक है, was one of the 100 best spiritual books of 20th century by a committee of global spiritual by the Committee of Global Spiritual and Religious Authorities and Religious Authorities. ठीक है. क्या है कि ये 1999 में इस बुक को डेजिग्नेट किया गया था. डेजिग्नेट का मतलब होता है, ओके फाइन. अच्छा, डेजिग्नेट का मतलब क्या होता है? डेजिग्नेट का मतलब होता है नामित करना. नामित कहते हैं ना, नॉमिनेट की गई है, नामित करना. नामित करना. तो ये जब इन्होंने ये बुक लिखी 1999 में, तो ये बुक इनकी 100 बुकों में से फर्स्ट नंबर पे ये बुक आई. और इस बुक को क्या मिला? अवार्ड मिला. और इसको जो 20th सेंचुरी की जो बुक थी 100 बुक्स में से बेस्ट बुक का वो इनको नाम मिला. और ये इसका जो कमिटी थी, किसके द्वारा इसको चयन किया गया था?
बाय द ग्लोबल स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस अथॉरिटीज के द्वारा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ओरिजिनली दिस बुक वॉज published in Gujarati, published in गुजरात। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, अगर इस बुक की बात करें माय स्टोरी एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ एम.के. गांधी जी की, तो एज ही वाज बोर्न इन गुजरात, सो ये इन्होंने लिखी गुजराती में थी। तो सबसे अगर हम बात करें तो ओरिजिनल वर्जन जो था दैट वाज इन गुजराती। और ये भी मैंने आपको बताया था कौन सा इंस्टॉलमेंट, जो वीकली इंस्टॉलमेंट आता था गुजरात की मैगजीन थी, उसका नाम था नवजीवन, उसमें ये प्रकाशित होती थी। इज दैट क्लियर? Then I said you English version which was being translated by Desai, Mahadev Desai. What he did? ये यूथ इंडिया में वीकली इंस्टॉलमेंट में आती थी। आपको याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से इन जो मैगजीन्स है उनका नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद तो यही वो कह रहे हैं कि ओरिजिनली इस बुक को कब कैसे पब्लिश किया गया था? गुजराती में पब्लिश किया गया था। राइट द नेक्स्ट पॉइंट। इन 1940 आ गया, वही बात आ गई। इन 1940 महादेव देसाई translated this book from Gujarati to English. So who was the person who translated it in Gujarati से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? That was your Mahadev Desai. Vipin, what is wrong with you? Can't you come at this time? फोन पे बात करना, एक्चुअली थोड़ा सा कुछ इश्यूज है, इस वजह से ये टाइम को शेड्यूल किया है। You talk to me later on, ठीक है, आफ्टर द क्लास। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। द बुक वाज पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम्स। द बुक वाज पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम्स। ये जो किताब थी ये 2 वॉल्यूम्स में क्या की गई थी? प्रकाशित की गई थी। ओके, ठीक है। ये दो वॉल्यूम में इस बुक को क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। तो 2 कौन से थे? 2 वॉल्यूम कौन से थे? इसको इस तरीके से लिख लीजिए। एक है वॉल्यूम 1, VOULUME वॉल्यूम 1 ऐसे भी लिख सकते हो। ये आई थी 1927 में। और इसके बाद वॉल्यूम 2 1927 7 नहीं 27 में तो यही थी, 2 साल बाद आई थी 29। पहला वॉल्यूम आया था 1927 और दूसरा वॉल्यूम आया था 1929 में आई थी। क्लियर? इसके बाद लिखिए द इंट्रोडक्शन लिखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक was written by, इसका जो इंट्रोडक्शन था वो किसने लिखा था? वो खुद ही गांधी जी ने लिखा था, ठीक है। रिटन बाय M.K. गांधी। तो अगर इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा है वो इस किताब का किसने लिखा था? गांधी जी ने लिखा था। बाकी और पूरा ट्रांसलेशन किसने किया था? महादेव देसाई ने किया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। इन ईयर या फिर आप ईयर भी छोड़ दीजिए, अब इसमें जेल की बात लिख देते हैं। इन ईयर वाला
in Yerwada, YERWADA, Yerwada Central Jail. In Yerwada Central Jail, a fellow prisoner, उस फेलो प्रिजनर का नाम क्या था? देख लीजिए, a fellow prisoner Jiramdas, a fellow prisoner Jiramdas insisted him to write his autobiography. देखिए होता क्या है, इससे पहले हमने लास्ट क्लास में कल भी पढ़ा था कि एक थे आपके सावंत दास और एक और उनके कोवर्कर्स थे जिन्होंने उनको बोला था कि पॉलिटिकल ग्राउंड में कि कैंपेन जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर आप लोगों को बताइए। लेकिन वो महात्मा गांधी जी का ये मकसद था कि वो पॉलिटिकली ही विल नॉट गो थ्रू, उन्हें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक को नहीं करना है, उन्हें एक स्पिरिचुअल और मॉरल मतलब नैतिकता के आधार पे जो उन्होंने अपने जीवन में बचपन से लेकर और जब तक का उनका समय था उस पीरियड को वो क्या लिखना चाहते थे, एक्सपीरियंस को लिखना चाहते थे। उन्होंने क्या चीज सीखी, क्या चीज उन्होंने पाई, क्या सीखने को मिला, किससे क्या मोरल लेसन्स मिले, तो वो उसी को दर्शाना चाहते थे। तो उस ऑटोबायोग्राफी को इंसिस्ट किसने किया कि तुम लिखो? तो जब इनको यरवाड़ा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था गांधी जी को, तो इनके साथ एक और फेलो, जेल के अंदर तो एक और होंगे ना, अकेले तो थे, तो इनके साथ जो जेल में जो दूसरे फेलो थे उसका नाम था जरमदास। तो जरमदास ने इनको बोला कि आप अपने ऊपर आत्मकथा लिखिए, तो आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिए। तो इन्होंने फिर ऑटोबायोग्राफी लिखने के बारे में सोचा एंड ही देन स्टार्टेड डूइंग दैट। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब अगर मैंने आपको वैसे बता ही दिया है कि ये बुक जो थी, पूरी बुक ये 5 पार्ट्स में लिखी गई, तो अब हम लिखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो पहला पार्ट लिखते हैं। पहले पार्ट में क्या आता है? 5 चरण है ना इसमें, तो चलिए फटाफट चलते हैं फर्स्ट पार्ट, या आप लिख लीजिए पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है? देखिए इसमें, दिस पार्ट ऑफ द बुक नरेट्स दिस पार्ट ऑफ द बुक नरेट्स, ठीक है, बताता है किसके बारे में? इंसिडेंट्स ऑफ गांधीज चाइल्डहुड। तो ये वाली बुक जो है गांधी जी के सारी जो घटनाएं हैं, इंसिडेंट का मतलब होता है घटनाएं, जो भी घटनाएं उनकी बचपन में जब वो बच्चे थे, चाइल्डहुड के समय पे, उसको दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 30। जब वो केवल 13 साल के थे तब उनकी क्या हो गई थी? शादी हो गई। नेक्स्ट, द टू बुक्स दैट लेफ्ट the two books that left a lasting impression on Gandhi's life कौन सी 2 बुक्स थी? उन 2 बुक्स का नाम लिख लीजिए। एक तो थी आपकी हरीश चंद्र, ये एक प्ले था, ठीक है। दूसरा था श्रवण पितृ भक्ति, श्रवण पितृ भक्ति नाटक।
नाटक था, ठीक है। श्रवण, पितृभक्ति एंड नाटका, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इसमें, तो देखिए वो कहते हैं कि भाई दो किताबों ने, मतलब जब वो बचपन में जब वो छोटे थे तब उनपे दो किताबों का उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा। तो वो कौन सी दो किताबें थी जिन्होंने उनके मन को या उनके दिमाग को बिल्कुल प्रभावित कर दिया जब वो छोटे थे? चाइल्डहुड की बात चल रही है। तो जब वो छोटे थे तो उन्होंने हरिश्चंद्र जी की, जो राजा हरिश्चंद्र जिनके बारे में सब जो प्ले चलते थे, वो जब उन्होंने पढ़े उससे उनको बहुत प्रभाव पड़ा। और सही वहीं पर दूसरी तरफ जब उन्होंने पितृ श्रवण कुमार की पितृभक्ति का एक नाटक जो देखते थे, पढ़ते थे, उससे भी उनके दिमाग में और उनकी सोच में बहुत गहरा असर पड़ा। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये तो पार्ट 1 की बात है, जब वो बच्चे थे तो ऐसी चीजें उनके साथ हुई। दिस वाज द पार्ट 1। पार्ट 2 में चलते हैं, राइट डाउन पार्ट 2। देखिए पार्ट 2, पार्ट 2 कर लीजिए, ठीक। इसमें लिखिए आप, दिस पार्ट ऑफ द बुक डील्स विद, this deals with his struggle against the inequality, against the inequality and his and racial discrimination in South Africa. In South Africa. इसको कहते हैं नस्लीय भेदभाव, ठीक है। और इनइक्वालिटी तो आप जानते हैं, असमानता। तो ये जो बुक है, कौन सी, ये जो पार्ट 2 है इस बुक का, ये डील करती है कि, ये बताती है कि किस तरीके से इस पीरियड में महात्मा गांधी जी जूझ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। किससे संघर्ष कर रहे थे? जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो इनइक्वालिटी, असमानता थी साउथ अफ्रीका में, जो उन्होंने देखी, खुद महसूस करी, उस संघर्ष को वो महसूस कर रहे थे और उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है इस बुक के पार्ट 2 हिस्से। नेक्स्ट लिखिए इसी के आगे, ऑन द मिर्ट्सबर्ग रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन का नाम है। ऑन द मिर्ट्सबर्ग रेलवे स्टेशन गांधी वॉज थ्रोन, गांधी वॉज थ्रोन, उनको फेंक दिया गया था। किससे? थ्रोन ऑफ द ट्रेन, उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। as he refused to leave the first class compartment seat which he had paid for.
तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो डिस्क्रिमिनेशन और वो संघर्ष की बात यहीं से शुरू होती है। जब मिर्ट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे गांधी जी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे थे। आप जानते हैं गांधी जी बैरिस्टर थे, तो ही वाज फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड फैमिली, पैसे वाले घर से थे, तो वो फर्स्ट कंपार्टमेंट रेलवे में अफोर्ड कर सकते थे, तो वो उसी कंपार्टमेंट में बैठे थे। लेकिन क्योंकि साउथ अफ्रीका में आप जानते हो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, भेदभाव चल रहा था, नस्लीय भेदभाव चल रहा था, तो अंग्रेजों ने इनको क्या किया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये अपनी उस सीट को नहीं छोड़ना चाहते थे जिस सीट को इन्होंने पैसे देके खरीदा। तो जब वो नहीं छोड़ते, वो हटते नहीं है, तो इनको अंग्रेज क्या कर देते हैं, ट्रेन से धक्का देके बाहर फेंक देते हैं। क्लियर? ये पार्ट 2 में ही चल रहा है। इसी के आगे नेक्स्ट लिखिए, गांधी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट प्लीडिंग Indians that they should not accept the inequality। एक तो उन्होंने यही बोला कि भाई तुम क्या मत करो, accept, they should not accept the inequality, पहली बात, and encouraged them to be united ठीक है, कॉमा, ऐसी पॉइंट वाइज देखिए, टू वर्क हार्ड, फिर टू लर्न इंग्लिश, उसके बाद एंड टू फॉलो learn English and to follow, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, प्लीडिंग का मतलब होता है उनको, अभी मैं इसका मतलब बताऊंगी, एक बार थोड़ा सा पूरा पैराग्राफ लिख लो, फिर एक्सप्लेन कर दे। कहा थे हम, एंड टू फॉलो, अभी सब बताती हूँ मैं, टू फॉलो क्लीन लिविंग हैबिट्स, ठीक है, at the assembly of Transvaal Indians, देखिए अब इसका मतलब समझेंगे आप। देखो क्या होता है, गांधी जी ने जब डिलीवर किया बहुत, अब क्योंकि इन्हें फेंक दिया गया, इन्हें लगा कि ये एक अपमान है, यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और हमें ये चीज को, ये जो मुद्दा है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो गांधी जी जितने भी लोग होते हैं, इंडियंस होते हैं, क्योंकि उस समय साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंडियंस भी थे, तो उन लोगों को वो प्लीड करते हैं। प्लीड का मतलब है यहाँ पर उन लोगों को इकट्ठा करके अनुरोध करते हैं कि आप, डिलीवर्ड हिज फर्स्ट प्लीडिंग, पहली उन्होंने जो अपनी इच्छा जाहिर करी, उन्होंने कहा कि दे शुड नॉट एक्सेप्ट द इनइक्वालिटी। दे मतलब यहाँ दे किसके लिए कहा गया है, इंडियंस के लिए कहा गया, लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि तुम लोग कभी भी अगर हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, असमानता दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल चुप मत रहो। अगर अंग्रेज हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं तो हमें चुप नहीं रहना है, हमें उसका जवाब देना है, पहली बात। तो वो कहते हैं कि एक्सेप्ट मत करो इन इक्वालिटी को, पहला। दूसरा वो बोलते हैं, वो साहस देते हैं, एनकरेज करते हैं उनको कि सब के सब क्या हो जाओ, एकजुट हो जाओ, यूनाइटेड हो जाओ।
फिर वो बोलते हैं कि मेहनत करो, कड़ी मेहनत करें। फिर बोलते हैं कि हमें आप लोग इंग्लिश सीखो, जिससे ये पता चल सके कि ये जो अंग्रेज है ये हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या इनकी नीतियां हैं, इसके बारे में भी हम समझ सके। नेक्स्ट, एंड टू फॉलो क्लीन लिविंग हैबिट्स, और हमें आदत डालनी पड़ेगी कि हम साफ सुथरी एनवायरमेंट में या साफ सुथरा रहना हम सीख सकें। किसके लिए? एट द, कहां पर? असेंबली ऑफ ट्रांसवल इंडियंस। ट्रांसवल जो ये इंडियन, ट्रांसवल वर्ड जो है ये एक्चुअली एक प्रोविंस है, एक प्रांत है जो नॉर्थ ईस्ट में, जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है जहां इंडियंस इनहैबिट करते हैं, रहते थे, इनहैबिटेंट थे, तो वहां के लोगों की जो असेंबली थी, तो कह रहे उस जगह पर आप लोग वहां साफ सुथरे रहिए, वहां थोड़ा इंग्लिश सीखिए, मेहनत कीजिए, इन यूनाइटेड रहिए, एकता रखिए और अत्याचार ना सहन करें। हु इज दिस 14? हरिश्चंद्र, कभी काफी लेट आया आप, मैंने 5 o'clock का टाइम दिया था ना, तो 5 o'clock पे आइए। एंड इज देयर पुष्कर? देखिए आप लोग अपने आप ही आ जाइए करें, है ना। हाँ, तो टाइम 5 o'clock है, विपिन से मैं बात कर लूंगी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए, क्लियर है, कोई बात नहीं। हरीश, जो आगे तक रिकॉर्ड हुआ है वो आप देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। द बुक, इसी में चल रहा है, ये पार्ट 2 ही चल रहा है हमारा। क्लास, एक्चुअली फोन आ गया था इसलिए थोड़ा मुझे लेना पड़ा। इट वॉज अर्जेंट कॉल, इट वॉज अर्जेंट कॉल, इसलिए उठाना पड़ा, फोन आ गया था, सॉरी। आवाज क्लियर है? देख लीजिए जरा, आवाज क्लियर है ना? साउंड आ रही है? देख लीजिए जरा, जल्दी से बता दें। एम आई ऑडिबल? ओके, फाइन फाइन, ठीक है। अब आगे लिखिए इसमें, द बुक Unto This Last by John Ruskin. By John Ruskin. ये जो बुक थी, Unto, UN है यहाँ, Unto This Last, किसके द्वारा लिखी गई थी? जॉन रस्किन के द्वारा। तो इसी को आगे लिखते हैं, इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी, influenced Gandhi's understanding of peace and justice. अब देखिए, जब इन्होंने अनटू दिस लास्ट बुक को पढ़ा, जो कि जॉन रस्किन के द्वारा लिखी गई थी, ये टॉपिक है महात्मा गांधी जी का माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ये फिक्शन प्रोज का सेक्शन है। अगर आपने सिलेबस देखा है, सिलेबस में पीछे का जो ज्यादा बल्क में जो सिलेबस दिया है, पहले मैं उसको कंप्लीट करना चाह रही हूँ। थॉमस हार्डी हमने कर लिया है फर्स्ट, कैस्टरमेयर द कैस्टरबिल्ट जो हमने कर लिया है, इसके बाद ये हमारा एमके गांधी चल रहा है, इसके बाद मैं चार्ल्स डिकेंस स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, जो ज्यादा बल्क में वो वाला सेक्शन है, वो नया ऐड किया है तो उसको पहले कर देंगे। तो देखिए क्या है, ये इन्फ्लुएंस गांधी जी को। अब क्या होता है, जब गांधी जी ये बुक पढ़ लेते हैं जॉन रस्किन की, तो इससे ये बहुत ज्यादा अगेन प्रभावित होते हैं। जब ये प्रभावित होते हैं तो इनके अंदर एक समझ आ जाती है, और समझ किसकी आने लग जाती है? शांति की, पीस की और जस्टिस।
जस्टिस मतलब न्याय। अब उन्हें इससे पता चल जाता है कि भाई क्या चीज शांति है और क्या चीज न्याय है, इन दोनों के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है। ठीक है, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। गांधी डिसाइडेड, Gandhi decided to stay in South Africa decided to stay in South Africa due to एक बिल आता है, इंडियन फ्रेंचाइज बिल। एक ये बिल आता है in which Natal legislature intended to deprive Indians of the right of vote। अब क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है, अब जैसे ये चीज तो क्योंकि उन्हें न्याय और शांति अब दोनों के अंडरस्टैंडिंग होने लग गई थी जब उन्होंने ऑन टू दिस लॉस लास्ट पढ़ी जो कि जॉन रस्किन की थी, इससे प्रभावित होकर अब उन्होंने सोचना शुरू कर दिया और उन्होंने डिसाइड भी कर लिया, क्योंकि उसी पीरियड के दौरान एक बिल आया और उस बिल का नाम था इंडियन फ्रेंचाइज बिल। तब गांधी जी ने सोचा अब मुझे इसी साउथ अफ्रीका में रहना होगा। क्यों रहना होगा? क्योंकि इस बिल में वो ही इनइक्वालिटी वाली बात आ गई थी, क्योंकि इस बिल के तहत ये नॉर्म आया था, ये बताया गया था कि जितने भी नेशनल लेजिस्लेचर के अंदर जितने भी इंडियंस होंगे उन्हें डिप्राइव का मतलब क्या होता है? वंचित। और इंटेंडेड का मतलब क्या है? इरादा। तो इस लेजिस्लेचर का ये इरादा था कि जितने भी इंडियंस हैं उनको वंचित किया जाए, काहे के लिए? कि उनको वोट का अधिकार ना हो, मतलब वोट देने का अधिकार उन्हें नहीं मिलना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए आप, टू अपोज द इंडियन फ्रेंचाइज, आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट विद द अप, टू अपोज इस बिल को अपोज करने के लिए, इसके अगेंस्ट जाने के लिए, विरोध करने के लिए गांधी फॉर्म्ड a new political organization और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, लिख लीजिए, नेम वॉज नेशनल इंडियन कांग्रेस। अब देखिए ये फ्रेंचाइज जो थी, जिसने कहा था भाई इंडियन को कोई अधिकार नहीं है कि वो वोट देंगे, अब इस फ्रेंचाइज के खिलाफ, इसके अगेंस्ट अब गांधी जी को जाना था, क्योंकि ये अत्याचार था, ये इनइक्वालिटी, असमानता थी। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब वो भी एक राजनीतिक संगठन को बनाएंगे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब उन्होंने एक राजनीतिक संगठन बनाया और उस संगठन का उन्होंने नाम रखा नेशनल इंडियन कांग्रेस। समझ में आ गया? ये सब हम पार्ट 2 में पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, चलिए एक और लाइन है इसमें, तो उसको भी लिख लेते हैं, पार्ट 2 में ही है, राइट डाउन।
During his struggle in South Africa, during his struggle in South Africa, Gandhi was known among Indians as Mahatma और ग्रेट सोल। अब जिस दौरान महात्मा गांधी जी मैम रिकॉर्डिंग लगा दी, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, नो इश्यू, रिकॉर्डिंग चल रही है। मुझे रिकॉर्डिंग एवरीडे होती है, उस दिन भी रिकॉर्डिंग लेट आई थी। आई वाज थिंकिंग टेक्निकल इश्यू था, बट नहीं, आ गई थी रिकॉर्डिंग। थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, रिकॉर्डिंग आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, बट देयर इज रिकॉर्डिंग, हो रही है रिकॉर्डिंग। देखिए, जब जिस समय पे गांधी जी संघर्ष कर रहे थे साउथ अफ्रीका में असमानता के खिलाफ, तो वो एक तरीके से इंडियंस के एमंग, मतलब जो भारतीय लोग थे, उनके उनकी तरफ या उनके अंदर महात्मा गांधी को देख के एक फीलिंग आई, और उन्हें लगा कि ये ही एक आदमी है जो हमारे लिए लड़ रहा है, और उनके अंदर एक सम्मान भी पैदा हुआ, और उन्होंने गांधी जी को महात्मा के नाम से बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो महात्मा है। महात्मा जानते हैं ना, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े, मतलब यही हमारी नैया पार लगाएंगे, महात्मा जी है। जैसे आज के टाइम पे एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं उसको ज्यादा मानते हैं। उन्होंने कहा कि भैया बाबा जी ये कर लो वो कर लो। तो एज अ फ्रीडम फाइटर, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, तो लोगों को ऐसा लगा कि ये ही एक, इंडियंस को ऐसा लगा कि ये हमारे महात्मा है, या उन्होंने कहा इनको अ ग्रेट सोल, कि ये तो बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं, बहुत बड़ी आत्मा है। तो ये दो नाम दिए थे लोगों ने। किसको दिए थे? महात्मा गांधी जी को दिए थे। कब दिए थे? जब वो संघर्ष कर रहे थे साउथ अफ्रीका में इन इक्वालिटी के विरुद्ध। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आपका पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलिए पार्ट 3 पे, राइट डाउन पार्ट 3। सभी को समझ में आ रहा है ना? राइट डाउन, मूविंग ऑन टू पार्ट 3। लिखिए, पार्ट 3 में चलिए। फॉर अ ब्रीफ पीरियड in 1896 है, इधर पहले लिख लीजिए फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए। फॉर अ ब्रीफ पीरियड इन 1896 गांधी रिटर्न टू इंडिया। ठीक है, फुल स्टॉप ही लगा दीजिए चाहे, इंडिया। ही पब्लिश्ड अ पैम्फलेट और उस पैम्फलेट का नाम क्या था वो लिख लीजिए। ही पब्लिश्ड अ पैम्फलेट द ग्रीन पैम्फलेट उस पैम्फलेट का नाम था द ग्रीन पैम्फलेट, ठीक है, ऑन द प्लाइट ऑफ Indians in South Africa। देखिए क्या होता है इसमें। थोड़े समय के लिए 1896 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से अब थोड़े समय के लिए इंडिया वापस आ जाते हैं। और जैसे वो इंडिया आते हैं तो वो अपनी एक पुस्तिका
पैम्फलेट किसे कहते हैं? पुस्तिका को। वो एक पुस्तिका को क्या कर लेते हैं? पब्लिश कर लेते हैं, और उस पुस्तिका का नाम होता है द ग्रीन पैम्फलेट। और ये ग्रीन पैम्फलेट क्या दर्शाता था? द प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। जो भारतीयों की दुर्दशा थी, कहाँ? साउथ अफ्रीका में, उस चीज का वर्णन इस ग्रीन पैम्फलेट में किया था। और वो ये इंडिया आके उन्होंने किया, वहां पब्लिश किया, वहां के लोगों को जागरूक किया। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखिए, इन दिसंबर 1896 in December 1896, Gandhi sailed back to South Africa with his family. क्योंकि उन्होंने बोला था ब्रीफ समय के लिए आए थे, थोड़े समय के लिए इंडिया आए थे, वो सिर्फ ये पैम्फलेट को प्रकाशित करने के लिए आए थे। उसके बाद उसी ईयर में 1896 में दिसंबर में वो वापस साउथ अफ्रीका चले गए अपनी फैमिली को लेकर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ आते हैं, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले। Gopal Krishna Gokhale, a most prominent Indian politician of that period, उस समय के of that period, इन्होंने भी क्या किया? सपोर्ट किया, सपोर्टेड द प्रोस्पेक्ट for the rights of Indians in South Africa and the resolution passed. रेजोल्यूशन कहते हैं प्रस्ताव, ठीक है। और तो प्रोमिनेंट आप जानते हैं, प्रसिद्ध। देखिए जिस समय पे वो अब इंडिया आए थे, इंडिया में प्रकाशित किया, उसके बाद जब वो वापस चले गए थे साउथ अफ्रीका, उसी पीरियड में जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही मुख्य, उस समय पे देश को आजाद कराने वाले एक राजनीतिक एक्टिविस्ट थे, तो प्रोमिनेंट थे, वो बहुत ही मुख्य थे उस समय पे। तो उन्होंने भी जो ये प्रस्ताव था, प्रोस्पेक्ट थी, जो ये बात थी उस पैम्फलेट में, उसको सपोर्ट किया, गांधी जी ने जो लिखा था, और इसी को सपोर्ट करते हुए उन्होंने इस रेजोल्यूशन को, इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया कि इस चीज के ऊपर होना चाहिए, बात होनी चाहिए, ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इन साउथ अफ्रीका अब साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या कर दिया? स्टार्टेड न्यू मैगजीन, उन्होंने नई मैगजीन प्रकाशित करी और उसका नाम था, नाम लिख लीजिए, इंडियन ओपिनियन। उस मैगजीन का नाम था इंडियन ओपिनियन, विच डेल्ट विथ
which dealt with the political liberty and equal rights। देखिए अब क्या हुआ, इसके फलस्वरूप अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जैसे ये वहां पहुंच गए थे साउथ अफ्रीका, तो गांधी जी ने वहां भी एक मैगजीन को, पत्रिका जिसे कहते हैं, उसको प्रकाशित करना शुरू कर दिया और उसका नाम था इंडियन ओपिनियंस, कि भाई जो हिंदूज हैं उनकी क्या राय है, उस नाम से उन्होंने प्रकाशित किया। और उसमें बात की जाती थी पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब होता है राजनीतिक आजादी, लिबर्टी का मतलब है आजादी, और इक्वल राइट का मतलब होता है समानता। इक्वल राइट का मतलब हो गया समानता के आधार पर। इस पे चर्चाएं होने लगी, लोगों के विचार आने लगे, लोग जागरूक होने लगे, तो वो इस प्रकार से उन्होंने इस मैगजीन को अपलिफ्ट किया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखते हैं, यहां तक लिख लिया ना सभी ने? राइट ऑन द नेक्स्ट वन। आफ्टर रीडिंग द बुक, आफ्टर रीडिंग द बुक, वही वाली, ऑन टू दिस लास्ट, इसको पढ़ने के बाद, इस किताब को पढ़ने के बाद गांधी केम टू रियलाइज गांधी जी को ये महसूस होने लग गया, ये रियलाइज होने लग गया दैट द लाइफ ऑफ मैनुअल लेबर इज सुपीरियर। उन्हें इस तो मत लगाइए क्योंकि उस समय की बात है तो वॉज लगेगा, वॉज, उनको ये लगा कि भाई ये चीज ज्यादा सुपीरियर है, वॉज कहिए, वॉज सुपीरियर टू ऑल अदर वेज ऑफ लिविंग। इतना ही लिख लीजिए, यही काफी है, ठीक है ना? तो देखिए कहने का मतलब ये है, जब गांधी जी ने अनटू द लास्ट पढ़ी, उसको पढ़ने के बाद उन्हें ये रियलाइज हो गया, ये महसूस हो गया कि कठिन परिश्रम, जीवन की सार्थकता किसमें है, कि आप मैनुअल मतलब खुद श्रमिक करके, मेहनत करके, आप खुद ही मेहनत कर लीजिए, लेबर का काम कर लो, वो ज्यादा संघर्ष, वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा सुपीरियर है बजाय और तरीके से। अब ये कहने, इसका तात्पर्य क्या था? तात्पर्य ये था कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो इंडिया पे रूल करते थे और उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये था कि वो इसीलिए उन्होंने एक चीज बोली कि वर्क हार्ड। जब हमने आगे पढ़ा तो वो यही बोल रहे थे, इंडियंस को संबोधित कर रहे थे कि हम मेहनत करके आगे बढ़ जाएंगे, हमें इनके तलवों के नीचे नहीं रहना, हम अपनी मेहनत करेंगे, खुद श्रम करेंगे और इनके कहने के अनुसार या इनकी दी हुई जॉब्स हम नहीं करेंगे, हम खुद अपना सेल्फ करेंगे। ये उनका उद्देश्य था और उन्होंने सोचा ये अगर हम करते हैं तो ये ज्यादा हमारे लिए बेटर होगा, बजाय हम उनके अंडर में काम करें और उनके अत्याचार सहन करें। लेकिन ये सब चीज उन्हें तब रियलाइज हुई जब उन्होंने किताब पढ़ी अनटू दिस लास्ट, जो कि जॉन रस्किन के द्वारा लिखी गई थी। क्लियर है? इसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 1906 In 1906, Gandhi took the book as ब्रह्मचार्य और आप कह सकते हो सेलिबेसी। तो
1906 में 1906 में गांधी जी ने एक प्रण ले लिया। वो का मतलब क्या हो गया? प्रण ले लिया कि वो अब ब्रह्मचारी रहेंगे या आप सेलिबेसी। सेलिबेसी का भी मतलब ये होता है जो अकेला है बस साधु संत बन जाना, सिर्फ अपने देश के बारे में सोचना, आंदोलन के बारे में सोचना, देश की भलाई के बारे में सोचना। ठीक है, तो ये उन्होंने निर्णय ले लिया था। नेक्स्ट, द ट्रांसफर गवर्नमेंट had started registering every Indian child over the age of 8 so that they may make Indian children an official part of साउथ अफ्रीका। ठीक है, या साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशन का देखिए क्या इसका तात्पर्य है। अब जो ट्रांसफर जो सरकार थी, जो इंडियन साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, उनका अब नाम की जो 8 साल से ऊपर के बच्चे थे उनका नाम अब क्या होने लग गया था? रजिस्ट्रेशन कराने लग गए थे। मतलब सरकारी कागजों में अब उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा था। वो इसलिए हो रहा था जिससे कि ये जो इंडियन बच्चे हैं, कल के दिन ये बच्चे इस ऑफिशियल जो एक पार्ट है उसमें क्या कर सके? हिस्सा ले सके, जो कि साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशन का भी हिस्सा बने। समझ में आ गया? तो इस कहीं ना कहीं इसका मतलब सीधा था वोटिंग, कि वो भी वोट देने के अधिकार बन सके, अधिकार ले सके। क्लियर है? जो कि पहले जब इंडियन फ्रेंचाइज बिल आया था जिसमें कि इनको डिप्राइव करने की बात कही गई थी। क्लियर है? ऑफ और बार रिपीट तो हो रहा है। ऑफ और ऑफ नहीं है ये। अच्छा, 8 है ये, 8 EIGHT 8 है, 8 ऑफ नहीं है, दैट इज नॉट ऑफ। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? आई होप लिख लिया आप लोगों ने यहां तक। तो मैं मिटा दूं, फिर इसके आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। पार्ट तो यही है लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलेंगे हम। अब इसके बाद सितंबर 1800 8 सितंबर 1900। ओके ठीक है, चलिए लिखिए। ऑन 8 सितंबर on September 8, 1906। ठीक है, अब इस तारीख में क्या होता है? एट अ लार्ज गैदरिंग, at a large gathering of Indian community नहीं, पार्ट 4 नहीं है, ये पार्ट 3 ही चल रहा है। पार्ट 4 इस पैराग्राफ के बाद आएगा। ठीक है, अभी हमारा पार्ट 3 चल रहा है, पार्ट 4 अभी नहीं आया। ठीक, ये लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद आएगा। इन
ट्रांसवर्ल, कॉमा लगा देना, ठीक है। He urged the whole community the whole community to take a walk, to take a walk, to take a walk of कर दीजिए, to take a walk of disobedience to the law of ट्रांसवर्ल गवर्नमेंट। अब देखिए इसमें क्या होता है। सितंबर 8, 1906 में जब बहुत सारी गैदरिंग होती है इंडियन कम्युनिटी की साउथ अफ्रीका में, ट्रांसवर्ल में जगह है ना ट्रांसवर्ल, तो वहां पर जब बहुत सारी इंडियंस की कम्युनिटी इकट्ठा होती है तब गांधी जी उनसे अर्ज करते हैं, प्लीड करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं पूरी कम्युनिटी को, जो इंडियन कम्युनिटी है उसको बोलते हैं कि तुम वचन लो, तुम प्रॉमिस करो कि तुम डिसओबीडियंस के लॉ को फॉलो करोगे। डिसओबीडियंस मतलब अशिष्टाचार, अशिष्टताचार, ठीक है। क्यों, किसके खिलाफ? क्योंकि ट्रांसवर्ल गवर्नमेंट ने इंडियंस को डिप्राइव किया था कि वो वोट नहीं दे सकते, उनका कहीं पर भी, उनके इरादा ये था कि इंडियंस को यहाँ से हटा दिया जाए और उनकी यहाँ पर कोई जगह ही ना हो। तो इसके खिलाफ उन्होंने कहा कि तुम डिसओबीडियंस लॉ को फॉलो करो, मतलब तुम उनकी बातों को ना मानो, अशिष्टताचार फैलाओ। समझ में आ गया? तो ये था पार्ट 3 कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 लिखिए, पार्ट 4। ठीक है, अब पार्ट 4 में है गांधी वॉज इन इंग्लैंड Gandhi was in England when World War First started। ठीक है, इसी के बाद नीचे इसी में लिखो ड्यू टू his ill health he could not organize medical corps similar to the force he had led in the Boer War। अब एक्चुअली में ये बोयर वॉर क्या था इसको भी लिख लो। साउथ अफ्रीका में जो किसान थे उनके लिए लड़ना। तो फाइट फॉर पीस इन साउथ अफ्रीका। देखिए यहाँ इसका क्या मतलब निकल के आता है कि गांधी जी अब इंग्लैंड चले गए थे जिस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, उनकी तबीयत सही नहीं थी, तबीयत खराब थी, तो इस वजह से वो क्या नहीं कर पा रहे थे, वो लोगों की मदद नहीं कर पा रहे थे कि उनको मेडिकल फैसिलिटी दे सके। ठीक है, जैसे कि उन्होंने किस टाइम पे दी थी, जिस समय पे साउथ अफ्रीका में किसानों के आंदोलन चला था, तो वहां पर आपको पता ही है जब वॉर चलता है, वायलेंस होता है, तो दंगे फसाद होंगे, तो कहीं ना कहीं लोग हर्ट होंगे, चोट लगेंगी।
तो मेडिकल हेल्प की भी जरूरत पड़ती है। तो जो कि उन्होंने, जो किसान आंदोलन चल रहा था, किसान जो साउथ अफ्रीका में रहने वाले जो किसान थे, उस किसान का जो वॉर चल रहा था, दैट वाज बोयर वॉर, तो वहां पर उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी दी थी। वैसी फोर्स वो वहां नहीं दे पाए जिस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। कहने का मतलब ये है, क्यों? क्योंकि उनकी खुद की हालत सही नहीं थी। नेक्स्ट लिखिए, जीके गोखले वॉज, जीके जीके तो समझ गए ना, गोपाल कृष्ण गोखले, में पूरा ना लिखते, जीके गोखले वॉज अ पॉलिटिकल मेंटोर ऑफ गांधी। तो जो ये कृष्ण गोखले जी थे, ये राजनीतिक गुरु, मतलब अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी जी अपना जो राजनीतिक गुरु मानती थी, वो गोखले जी को मानती थी। राजनीति में जो उनका अपना वो मानती थी। नेक्स्ट चलिए, ऑन May 25, 1915, he created a new settlement settlement, settlement, which came to be known as, जिसको क्या माना गया? सत्याग्रह आश्रम। जिसको सत्याग्रह आश्रम माना गया। क्लियर है? देखिए, मैं, और ये कहा था? नियर द टाउन, नियर द टाउन ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद में। क्लियर है? क्या कह रहा है ये, इसकी बात समझ लो। अब मई 25, 1950 को इन्होंने एक नया सेटलमेंट बनाया, एक जगह बनाई, और उसका नाम दिया सत्याग्रह। सत्य मतलब समझ गए ना, सच। सत्याग्रह आश्रम का दिया, जो कि कहा था? अहमदाबाद के ही पास में था। क्लियर है? नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिखिए, he made a speech at the opening of new university, लिख लीजिए, न्यू हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, एट इन वाराणसी। एक लाइन छूट गई मुझे ऐसा लगता है, हाँ एक लाइन छूट गई है। इसके पहले एक लाइन लिखिए, तभी मुझे याद आया। ये पार्ट 4 तो चल ही रहा है, इसके ऊपर पहले, इससे पहले एक लाइन आएगी, तभी ये जाकर ये पब्लिकली वहां जाके बोलते हैं। देखिए, गांधी रिज्यूम्ड his public life, ठीक है, in 1916। पहले ये पॉइंट आएगा, तब ये वाला पॉइंट आएगा, अभी समझाती हूँ कैसे। यूनिवर्सिटी इन वाराणसी, ठीक है, where he discussed his understanding
is understanding of independence and reform. रिफॉर्म का मतलब आप जानते ही हैं, बदलाव। अब देखिए, जिस समय देश वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, उस समय वो इंग्लैंड में थे। इंग्लैंड में उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब ये जब थोड़े ठीक होते हैं, तो ये ठीक कब होते हैं, 1916 में ये दोबारा से क्या करते हैं, अपने लोगों के बीच में अब आते हैं, मतलब फिर से ये दोबारा पब्लिक के सामने आते हैं। अच्छा, प्रिया का नहीं चल रहा है, चलो कोई नहीं। देखो, वो फिर क्या होते हैं, वो पब्लिक के सामने आते हैं और फिर लोगों से, जनता से वो पुरानी वाली जीवन शैली को दोबारा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बीच में उनकी तबीयत खराब होती है तो वो इतना नहीं मिल पाते। फिर वो दोबारा से 1916 में लोगों के सामने आते हैं, अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और फिर वो अपना पहला भाषण देते हैं जब वो खोलते हैं नया हिंदू, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, नया कोई हिंदू यूनिवर्सिटी ओपन हुई। तो न्यू हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में जो खुली थी, वहां के बच्चों को फिर उन्होंने एड्रेस करके बोला अपनी बात को, अपनी भावनाओं को और अपनी फीलिंग्स को, जो उन्हें लगा अब बच्चों, क्योंकि यूथ ही है जो कल के दिन संसार को बदलेगा, देश को बदलेगा। तो उन यूथ को अवेयर किया और यूथ को अवेयर करके उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में डिस्कस किया कि मैं अब जानने लगा हूँ कि आज़ादी क्या है, इंडिपेंडेंस और रिफॉर्म, बदलाव, इन दोनों मुद्दों पे उन्होंने वहां उनसे बात करी। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। गांधी फर्स्ट स्पोक फॉर द राइट्स, spoke for the rights of impoverished indigo cultivators in the Champaran district। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये फिर बोलते हैं, फिर ये बात करते हैं अधिकारों की, और फिर इन्होंने अधिकार की बात करी। किसके अधिकार की बात करी? इन्होंने जो इंडिगो मूवमेंट चला था, उसमें जो वहाँ साउथ अफ्रीका में रहने वाले, जो चंपारण में, अफ्रीका नहीं सॉरी इंडिया में ही, चंपारण में जो इंडिगो का कल्टीवेशन करते थे पीजेंट्स, किसान, उनके बारे में फिर उन्होंने क्या किया, उनकी अधिकार की बात के लिए लड़ना शुरू किया और यहाँ से फिर उनकी जर्नी आजादी की तरफ चलने लगी। आजादी और बदलाव, समझ में आई है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बताते भी रहिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आना चाहिए, इट्स अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑल्सो। आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? ओके फाइन, ठीक है, समझ में सबको आना चाहिए। चलिए, इसके बाद एक पैराग्राफ और लिखते हैं। On April 6, 1919, April 6, 1919, गांधी जी ने क्या किया, अब यहाँ लोगों से प्रार्थना करने के लिए कहा। तो आप कह सकते हैं गांधी प्रपोज किया उन्होंने, proposed a day for prayer। ठीक है, पूजा करने के लिए दिन बताया उन्होंने, फास्टिंग एंड एब्सटेंशन। अभी इनका मतलब दिखाती हूँ। एब्सटेंशन
from physical labor, from physical labor as an act and abstention from physical labor as a peaceful protest as a peaceful protest against Rowlatt Act, and he was arrested. And he was arrested by the ब्रिटिश। अब होता क्या है देखिए, 6 अप्रैल 1919 में, ठीक है, गांधी जी प्रपोज करते हैं कि अब हम एक दिन तय कर लेते हैं जिस दिन हम प्रार्थना करेंगे, हम फास्टिंग करेंगे। फास्टिंग क्योंकि वो अनशन में भी लग जाते हैं ना, फास्टिंग को कहते हैं अनशन। और एब्सटेंशन का मतलब होता है बचाव, बचाव के लिए। अब बचाव किससे? जो कि फिजिकल लेबर, फिजिकल लेबर मतलब होता है शारीरिक श्रम, कि हम प्रेयर रखेंगे, फास्टिंग करेंगे, और बचाव में कि हम इससे बचें कि हमें क्या ना करना पड़े, लेबर का काम ना करना पड़े, जो कौन कराते थे, अंग्रेज कराते थे, वो काम ना करें। इसके लिए करें हम ये मुद्दा उठाएं, लेकिन बहुत ही पीसफुल, क्योंकि महात्मा गांधी हिंसक नहीं थे, अहिंसा उनको पसंद थी, वायलेंस उन्हें पसंद नहीं था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो ये प्रोटेस्ट है, जो ये स्ट्राइक है, ये कैसे होगी, जो ये विरोध है ये शांतिपूर्ण होनी चाहिए। किसके खिलाफ? ये रॉलेट एक्ट आया था, ये रॉलेट एक्ट ब्रिटिशर्स का था, ब्रिटिश रूल था। तो इस रूल के नियमों के खिलाफ इन्होंने जाना था, लेकिन वो चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि जाए हम इसके खिलाफ, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि गांधी जी को वहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता है कि यहाँ पर गांधी जी का दबदबा बढ़ रहा है, लोग इनकी ज्यादा बात मान रहे हैं, अब अगर इनको ज्यादा दिन छोड़ा तो ये लोग एकजुट हो जाएंगे और हमें यहाँ से भगा देंगे। तो ये डर और ये खौफ की वजह से उन्होंने गांधी जी को, जो आम जनता थी उन पे दबाव, उनको डराने धमकाने के लिए गांधी जी को जेल में डाल दिया। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अ वायलेंस ब्रोक आउट, इसी के नीचे लिख देते हैं, a violence broke out everywhere due to his arrest, his मतलब गांधी जी अरेस्ट, ठीक है। सो गांधी कॉल्ड ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है बंद करा देना, कॉल्ड ऑफ हिज कंपनी। अब क्या होता है, गांधी जी तो शांतिपूर्वक चाह रहे थे, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जब उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो जो जनता होती है, पब्लिक होती है, वो भड़क जाती है। तो जब भड़क जाती है तो क्या हो जाता है, हिंसा फैल पड़ती है। ब्रोक आउट का मतलब होता है फैलना, ठीक है। एंड बाकी तो सब आसानी है, ठीक है। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है बंद कराना। तो उन्होंने, गांधी जी ने जो प्रोटेस्ट शुरू किया था, आंदोलन शुरू किया था, उस कैंपेन को, उस प्रोटेस्ट को वो कहते हैं आप बंद करो। क्यों? क्योंकि वहां वायलेंस शुरू हो चुका था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ को लीजिए। अभी हमारा ये पार्ट 4 ही चल रहा है, ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 4 है।
करो। नेक्स्ट देखिए, द अनफॉर्चुनेट हैपनिंग ऑफ the unfortunate happening of 13th April 1990, happening of 1990 क्या होता है? When hundreds die, इसी के आगे लिख दीजिए, when hundreds dies and many wounded, ठीक है, and many wounded is known as अमृतसर मैसेकर। मैसेकर आप सभी लोग जानते हैं, मैसेकर किसे कहते हैं? मैसेकर कहते हैं नरसंहार, नरसंहार। अच्छा पुष्कर, आप बहुत देर में आए, क्यों? पुष्कर, क्लास की टाइम 5 से 6 कर दी है, 6:15 6:30 यही 6:15 तक, तो 5 बजे आप लोग लाइव आ जाइए, ठीक है ना, सभी के सभी। ओके, कैन यू हियर मी? So don't be late. Yesterday also you missed the class, I think. कोशिश करें कि जरूरत ज्यादा इमरजेंसी है तब की बात अलग है, लेकिन जब दे सकते हैं तो लाइव कीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एंड मेनी वुंडेड इज नोन एज अमृतसर मैसेकर। मैसेकर तो आप जानते हैं नरसंहार, नरसंहार। अब एक्चुअली हुआ क्या? 1990 13 अप्रैल 1919 में क्या हो जाता है? एक दुर्भाग्यपूर्ण कुछ स्थिति होती है, अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, जो कभी किसी ने सोची भी नहीं। बहुत सारे लोग, 100 से ज्यादा लोग मर जाते हैं, बहुत से लोग घायल हो जाते हैं। तो वो एक नरसंहार था, वो एक वॉयल, मतलब उसमें अंग्रेजों ने अटैक किया था, तो उसको हम बोलते हैं अमृतसर मैसेकर कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन अप्रैल 1920 in April 1920, Gandhi requested all Indians comma, Indians, comma, Muslims and Hindus to begin a non-cooperation protest. Non-cooperation protest। अब वो सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत बेकार हो गया, कहाँ तो वो चुपचाप सहन कर रहे थे, मैं टाइम 6 से नहीं हो सकता क्या? अच्छा, अब एक्चुअली देखिए दो चीजें हो रही हैं। अब मैं थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, पहले इस लाइन को लिख लो, ये थोड़ा बड़ा है ना पैराग्राफ, इस लाइन को लिख लेते हैं, फिर मैं डिस्कस करूंगी। देखिए, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, protest against Rowlatt Act, British। यहाँ पे लिखिए, देखिए सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अभी ऐसा कीजिए, फिलहाल कुछ टाइम, थोड़े दिन
ये टाइम को फॉलो कर लीजिए, फिर मैं देखती हूँ अगर कोई दूसरा टाइम मिलता है तो आई विल मैनेज इट। देखिए सुबेरे तो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि सुबेरे ऑफलाइन क्लास चलती है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे को। तो या तो यही टाइम है या तो फिर 6 से 7 बजे में भी थोड़ा सा मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं। 5 o'clock, 5 o'clock सही नहीं बैठा आप लोगों को? मैं एक्चुअली आई डोंट वांट टू डिस्कस वो देखो, एक दिन आप लोग सब मिलके डिसाइड कर लो, आप एक दूसरे में आपस में ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए। सुबह का तो पॉसिबिलिटी कम ही है, सुबह की पॉसिबिलिटी तो इट्स रेयर। सुबह का हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, कोई कह रहा है 5 का टाइम सही है। अब देखो एक चीज कर लेते हैं, मेजोरिटी कर लेते हैं, क्यों? जैसे इलेक्शन लड़ते हैं ना कि जिस दल का ज्यादा आ जाए, विपिन वगैरह, देखो कोशिश करें। अगर 5 बजे क्या आप लोगों का काम होता है क्या? 5 बजे कोई बहुत जरूरी काम है? देखो 6 बजे भी आप लोगों को पढ़ना ही पड़ता है, पढ़ाई के लिए टाइम निकाल। सही बात है, सही कहा भाई, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। मॉर्निंग का तो खैर नहीं बन पाएगा, वो मैं आपको डेड श्योर बोल सकती हूँ, मॉर्निंग का टाइम नहीं हो पाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब देखिए कोई, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। अब मैं तो फिर ये की टाइम, यही टाइम ठीक है, टाइम सही है, सही है। देखो बहुत लोग सही भी बोल रहे हैं इस टाइम को। मुझे लगता है सिर्फ 2 ही लोगों ने बोला कि ये टाइम, एक विपिन ने बोला और एक प्रकाश लोहिया ने बोला। आप दोनों को क्या दिक्कत आ रही है? वट आर यू फेसिंग, वट इज योर प्रॉब्लम? ये बता दीजिए प्रॉब्लम क्या है। बहुत गहरी प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए थोड़े समय की बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। मैंने भी अपने टाइम को थोड़ा शेड्यूल किया है, अदरवाइज इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल टू मैनेज दिस टाइम। बट फिर मैंने सोचा चलो 6 से 7 बजे, अब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कहीं जाना भी होता है, तो इस वजह से मैंने वो 7 बजे वाला टाइम को इधर कर लिया। वो पूजा का टाइम भी होता है, पूजा पाठ भी करनी होती है, कभी मार्केट सामान लेने भी जाना पड़ता है, तो इस वजह से वो टाइम को मैंने थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लिया, है ना। अब मैं उसको, मेरे को प्रकाश और विपिन, आप ही दोनों का थोड़ा सा मुझे आया है कि इश्यू है। देखिए इसको देख लेते हैं। अप्रैल 1920, आप लोग मुझसे बात कर लेना, मैं आपको तरीका बता दूंगी, है ना। 1920 गांधी रिक्वेस्टेड ऑल इंडियंस, गांधी जी ने सारे, अब ऐसा भी नहीं कि मैं 1 बजे पढ़ा लूँ, वो लंच टाइम चलता है। अच्छा, देखिए सब मैक्सिमम लोग 5, दे आर प्रेफरिंग 5। चलिए चलिए, आई थिंक 5 इज बेस्ट। विपिन आप बात कर लेना मुझसे, इतनी क्या प्रॉब्लम है अभी देखते हैं, आप लोग बात करना। अप्रैल 1920 में, ठीक है, गांधी जी ने सारे जितने भी इंडियंस थे, जिसमें हिंदूज मुस्लिम्स, इकट्ठा कर लिया उन्हें, और उनको अब बोलना शुरू कर दिया कि अब हमको एक प्रोटेस्ट आगे बढ़ाना है, वो है नॉन कॉपरेशन। एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया था 1920 में, वो यही है, ठीक है। तो प्रोटेस्ट करना है, नॉन कॉपरेशन मतलब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट। वो जो रॉलेट एक्ट था उसी के खिलाफ इतना अमृतसर मैसेकर भी हो गया। फिर इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाया, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वो ब्रिटिश के इस एक्ट के खिलाफ थे, इसमें ऐसे नियम थे जो इंडियंस के लिए बहुत ही दुख दर्द और दयनीय थे। तो अब हम, क्योंकि हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें इतना डीप नहीं जाना है। हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे जितनी हमें इंग्लिश लिटरेचर में जरूरत है। समझ में आ गया? मैं चाह रही हूँ कि पार्ट 4 कंप्लीट कर देते हैं, पार्ट 5 कल करूंगी, और थोड़ा सा ही रहता है, 1-2 पन्ने का है, तो कल आपका खत्म होके मैं चार्ल्स डिकेंस स्टार्ट कर दूंगी। सो प्लीज डोंट मिस द क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज चल रही हैं।
कोशिश कीजिए कि आप मिस मत करना। देखो एक होता है ना, जब लाइव क्लास दे रहे हो तो वो मिस ना हो। बाकी तो आप रिकॉर्डेड देख ही रहे हैं, पर अभी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ तो पा रहे हैं। ठीक है, तो कल चार्ल्स डिकेंस भी मैं स्टार्ट कर दूंगी, तो इसलिए अभी हम पार्ट 4 कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट 5 को कल कंटिन्यू करूंगी, एक पन्ने का और रहता है, उसके बाद चार्ल्स डिकेंस चलेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, ऑन 5 फरवरी 1922। अच्छा नहीं, अभी तो पैराग्राफ ज्यादा है, एक पैराग्राफ और लिखे, कल कंटिन्यू करेंगे फिर। इन मार्च in March 1922, लॉर्ड रेडिंग, ये क्या आ जाते हैं, द न्यू ब्रिटिश वॉइसरॉय, द न्यू ब्रिटिश वॉइसरॉय, ठीक है, ये आ जाते हैं। एंड इन इंडिया फाइनली ऑर्डर्स and finally orders Gandhi arrest, orders मतलब ordered Gandhi arrest after a crowd, दिखाई दे रहा है यहाँ से, मुझे लग रहा है यहाँ से दिखाई दे रहेगा, after a crowd in the city of चौरी चरा in गोरखपुर, ठीक है, इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस। प्रोविंस कहते हैं यूनाइटेड, यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब होता है संयुक्त प्रांत, इसको लिखिए संयुक्त प्रांत। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि ऊपर तो अभी प्रोटेस्ट चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में आता है, ठीक है, आता कब है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ आता है, जिस समय पे अमृतसर मैसेकर होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि यहाँ पर वो नॉन कॉपरेशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसी बीच दूसरे वॉइसरॉय आ जाते हैं, लॉर्ड रेडिंग। अब जब वो आ जाते हैं तो वो आदेश दे देते हैं कि अब गांधी जी को अरेस्ट करना है हर हाल में, ये आदेश होता है कि वो बोलते हैं कि अब गांधी को क्या करना है, अरेस्ट करना है। लेकिन अरेस्ट कब करना है, जब वो लोगों की भीड़ में होंगे, चौरी चरा इंसिडेंट आपने पढ़ा है, तो वो जब चौरी चरा गोरखपुर में सिटी में ये लोगों की भीड़ में होंगे, तब गांधी को वहां से क्या करना है, अरेस्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद फिर आगे दो तीन पैराग्राफ और है, वो कल हम कंटिन्यू करेंगे, और कल ही आगे हम पार्ट 5 भी एक पन्ने का है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पन्ने का और है, तो महात्मा गांधी आपका फिनिश हो जाएगा। और हम चार्ल्स डिकेंस, जिसमें कि आपको वर्क जो मेंशन कर रखा है, आई थिंक दैट इज विच इज़ द वर्क, हमें वही वर्क करना है। पर मैंने आपको बोला हमें बायोग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन ऑथर से भी पूछे गए, तो इसलिए हम ऑथर की भी बायोग्राफी उनके थोड़े इंपॉर्टेंट वर्क को भी करेंगे, और उसके बाद जो मेन वर्क है उसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। इज दैट क्लियर? सो टाइमिंग विल बी 5। पुष्कर, आई थिंक हु इज हैविंग डाउट रिगार्डिंग द क्लास टाइमिंग? प्रकाश एंड ओके, ऑलिवर ट्विस्ट, करेक्ट, ऑलिवर ट्विस्ट को करेंगे, ऑलिवर ट्विस्ट है, तो उस वर्क को करेंगे। बट बिफोर डूइंग दैट वर्क वी विल कंप्लीट द बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डिकेंस। क्लियर है? 5 o'clock पे शार्प बी हियर, एंड ठीक है। विपिन और
लोहिया, प्रकाश लोहिया। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो भाई फ़ोन कर लेना, पूछ लेना। अदरवाइज देखो आप दो के अलावा बाकी सब लोग दे आर एडजस्टिंग, तो मेक इट श्योर दैट थोड़ा बहुत आप भी कर लीजिए, कुछ टाइम कीजिए, फिर देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे आगे जाके। ठीक है, ओके, सो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास राइट नाउ। ठीक है, फाइन। अभी भी वैसे काफ़ी एब्सेंट ही हैं क्या? चलो एक दो के तो नेटवर्क नहीं आ रहे थे आज। ठीक है, फाइन। आज मैं यूट्यूब में डाल दूंगी कैस्टर ब्रिड्ज।